नमस्कार। हमारी कहानी लोक चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मैं पूजा कर रही थी। बूढ़ी सावित्री देवी का कांपता हुआ स्वर कमरे की दीवारों से टकरा रहा था। घर की बहू किरण झाड़ू लाकर उसकी गोद में पटक दी। झाड़ू लगाओ, पूरे घर में धूल है। बेटा, हाथ में बहुत दर्द है, कल से सूजन है, सावित्री ने कांपती आवाज में कहा। इतना सुनते ही किरण का चेहरा जैसे लाल हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ झट से सावित्री के हाथ पर डंडा दे मारा। बुढ़िया, मर क्यों नहीं जाती? तेरे ही कारण हमारा जीवन नर्क बन गया है। सावित्री चिल्लाई। हड्डी टूटने की आवाज आई। वो वहीं गिर पड़ी और जमीन पर रोती रही। भगवान की मूर्ति के सामने आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, तू सब देख रहा है, इंसाफ कब मिलेगा? रात को बेटा अरविंद ऑफिस से लौटा। सावित्री को देखकर वो कुछ कहने ही वाला था कि किरण दौड़ती हुई आई। माँ ने फिर तमाशा कर दिया। खुद गिर गई होगी और अब कहेगी मैंने मारा। मैं तो थक चुकी हूँ इनकी झूठी बातों से। अरविंद चुपचाप माँ के हाथ की पट्टी करवाकर सो गया, पर सावित्री को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। रात के 2 बजे का समय था। पूरा घर सो रहा था। तभी मंदिर वाले कमरे से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। सावित्री डरते डरते मंदिर की ओर गई। दरवाज़ा आधा खुला था। जैसे ही अंदर झांका, उसके रोंगटे खड़े हो गए। किरण वहां थी, किसी अनजान व्यक्ति से फुसफुसाकर बातें कर रही थी। हाँ, कल सब सेट हो जाएगा, सास मरनी चाहिए, पेपर तो मैंने पहले ही साइन करवा लिए हैं, अब उनका नाम हट जाएगा प्रॉपर्टी से। सावित्री घबरा गई, लेकिन आवाजें धीमी हो गईं। सुबह हुई तो किरण सामान्य दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब वो भगवान के भरोसे बैठने वाली नहीं थी। उसने अगले दिन मंदिर में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। ध्यान देने वाली बात यह थी कि कैमरा ऑफ दिखा रहा था, पर सावित्री को याद था कि वो एक मंदिर का कोना था जहां पुराना फोन चार्जिंग पर लगा रहता था। वो चुपचाप जाकर चेक करने लगी। फोन में सीसीटीवी ऐप खुला था और पिछली रात की एक क्लिप सेव थी। कल रात 2 बजे की फुटेज में साफ दिख रहा था कि किरण किसी आदमी से पैसे लेकर सास को मारने की योजना बना रही थी। सावित्री ने फुटेज कॉपी की, एक पेनड्राइव में सेव की और अपने पुराने पड़ोसी रमेश जी को सब बता दिया। रमेश जी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा, सावित्री बहन, तुमने बहादुरी दिखाई है, अब सच सबके सामने आना चाहिए। रमेश जी ने फुटेज की एक कॉपी इंस्पेक्टर रविंद्र को भेजी। उसी रात किरण ने दूध में कुछ मिलाया और सावित्री को पिलाने की कोशिश की, पर सावित्री अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। उसने दूध नहीं पिया और बहाना बनाकर सो गई। अगली सुबह पुलिस दरवाजे पर थी। किरण घबरा गई। क्या हुआ? किसके खिलाफ वारंट है? इंस्पेक्टर रविंद्र ने मोबाइल उठाया और कहा, इस फुटेज को देखो, इसमें तुम अपनी ही सास के खिलाफ मर्डर प्लानिंग कर रही हो। किरण बुरी तरह चिल्लाने लगी, नहीं, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। पर रविंद्र ने कहा, तुम्हारे मोबाइल से कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांसफर और मंदिर की वीडियो सब कुछ है हमारे पास। किरण को हिरासत में ले लिया गया। उस आदमी को भी पकड़ा गया जिससे किरण बात कर रही थी। बेटा अरविंद पूरी तरह टूट गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। सावित्री की आंखों में आंसू थे। बेटा, अब देर हो गई, लेकिन जो हुआ उसमें भी भगवान की कृपा है कि मैं बच गई। सावित्री अब उसी मंदिर में सुबह शाम पूजा करती है। वही मंदिर जहां उसके खिलाफ साजिशें रची गई थी, वही अब न्याय का प्रतीक बन गया है। ग्रामीणों में ये बात फैल गई कि जिस घर में माँ को पूजा से रोका जाता है, वहां खुद भगवान भी न्याय करने आते हैं। इस कहानी के माध्यम से ये संदेश जाता है कि बुजुर्गों पर हो रहा अत्याचार कभी न कभी उजागर होता ही है। यदि हम चुपचाप सहते रहें तो अन्याय बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम सच के साथ खड़े होते हैं, भगवान स्वयं रास्ता बनाते हैं। भाग 2। किरण की गिरफ्तारी के बाद घर में सन्नाटा था। सावित्री देवी पहली बार मंदिर में बिना किसी डर के आरती गा रही थीं। अरविंद अपनी माँ के पास बैठा था, पर उसके मन में सवालों का तूफान था। मैं इतना अंधा कैसे हो गया? माँ की आंखों के आंसू मुझे क्यों नहीं दिखे? लेकिन सच्चाई का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता। किरण भले जेल में थी, लेकिन उसकी साजिश की जड़ें शायद कहीं और भी थीं।
एक सुबह जब सावित्री देवी पूजा करके बाहर आईं तो देखा दरवाजे पर एक सफ़ेद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे में बस एक फोटो थी, सावित्री की मंदिर में पूजा करते समय की तस्वीर, और उसके नीचे लिखा था, अभी तो एक परत खुली है, असली खेल तो अब शुरू होगा। सावित्री का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत रमेश जी को बुलाया। रमेश जी ने फोटो को ध्यान से देखा और बोले, ये सीधा धमकी है, कोई अभी भी बाहर है जो किरण की मदद कर रहा है। उसी दोपहर एक और चौंकाने वाली बात हुई। मोहन, घर का पुराना नौकर, लौट आया। मोहन 2 साल पहले अचानक बिना बताए चला गया था। मालकिन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूरी में गया था। सावित्री ने पूछा, क्या मजबूरी थी? मोहन धीरे से बोला, किरण भाभी ने मुझे धमकाया था, कहा था कि अगर मैंने उनकी बात किसी से कही तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर देंगी। रमेश जी ने तुरंत मोहन को अंदर बुलाया और सारा बयान रिकॉर्ड करने लगे। मोहन ने कहा, मालकिन, किरण भाभी एक आदमी से मिलती थी जिसे वो साहब कहती थी। वही आदमी बार बार घर आता था जब आप अकेली होती थी। उनके प्लान्स बहुत गहरे थे। मोहन की बातों से सावित्री को एक बात याद आई। किरण की अलमारी में एक नीली डायरी थी जो वो कभी किसी को छूने नहीं देती थी। रात को अरविंद ने अपनी पत्नी की अलमारी खोलकर वो डायरी निकाली। डायरी में कई नाम, तारीख और कोडवर्ड्स थे। एक पेज पर लिखा था, 2 नवंबर, डीएम से मुलाकात, माँ को हटाने का अगला प्लान तय, जमीन के पेपर भी बदलवाने हैं, मोहन को निकाल दिया गया, सीसीटीवी बंद करना नहीं भूलना। अरविंद को समझ आ गया कि ये कोई छोटी साजिश नहीं थी, ये पूरा नेटवर्क था जिसमें उसकी माँ की जान, संपत्ति और इज्जत सब दांव पर थे। रात के 3 बजे अरविंद के मोबाइल पर एक कॉल आया। फोन उठाते ही आवाज आई, माँ को बचा सके तो बचा ले, अगला वार उनके दिल पर होगा। वो कांप उठा, कौन हो तुम? पर उधर से कॉल कट हो गया। वो भागकर माँ के कमरे में गया। सावित्री गहरी नींद में थी। अरविंद ने उसी पल फैसला लिया, अब चुप रहना मुमकिन नहीं। रमेश जी की मदद से इंस्पेक्टर रविंद्र ने उस साहब की पहचान शुरू की। डायरी में बार बार आने वाला नाम था डीएम। शुरू में लगा कि ये कोई सरकारी अधिकारी हो सकता है, पर फिर एक पुरानी तस्वीर सामने आई। साहब यानी दीपक मेहरा, जो कभी अरविंद का कॉलेज फ्रेंड था और अब प्रॉपर्टी डीलर बन चुका था। रविंद्र ने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली। किरण से बार बार बात हो रही थी। अगले दिन दीपक को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उसने जो बताया, उसने सबको हिला दिया। किरण अपनी सास से नफरत करती थी। वो जमीन बेचकर अकेले शहर में एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी। मैं बस उसे सपोर्ट कर रहा था, बदले में आधी प्रॉपर्टी मिलती। इन सब के बीच सावित्री देवी ने खुद को फिर से मंदिर की सेवा में समर्पित कर दिया। मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी थी और गांव में लोग उन्हें सत्य की देवी कहने लगे थे। लेकिन एक दिन वही मंदिर में पूजा करते वक्त एक और अनजान औरत आई, गोरी सी, साड़ी में लिपटी हुई, उम्र 35 के करीब। उसने धीरे से कहा, मैं किरण की बहन हूं, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। किरण का बचपन बहुत कठिन था। हमारे पिता शराबी थे, माँ रोज मार खाती थी और उसी माहौल में किरण ने सीखा, या तो मरो या लड़ो। पर उसने गलत राह पकड़ ली। शादी के बाद उसने भी वही गुस्सा, वही चालबाजियां घर में लाना शुरू कर दिया। पहले तो हम सबने समझाया, लेकिन फिर उसने सबके रिश्ते तोड़ दिए। सावित्री ने उसकी आंखों में आंसू देखे। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बोली, मैं चाहती हूँ कि आप उसे माफ़ कर दें। आप उसकी माँ हैं, हो सके तो उसे जेल में मिले। अरविंद माँ को लेकर जेल गया। किरण की आंखें थकी हुई थीं, चेहरे पर पश्चाताप की छाया थी। माँ, ये शब्द कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, मुझे तेरी हर चोट याद है, हर अपमान, पर एक बात हमेशा याद रख, माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना नहीं, ममता और क्षमा भी चाहिए। किरण फूट फूट कर रोने लगी। माँ, क्या आप मुझे एक मौका देंगी? कुछ महीने बाद किरण को बेल मिल गई, पर एक शर्त पर। वो सावित्री देवी के साथ मंदिर में सेवा करेगी और गांव की स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग देगी। सावित्री और किरण अब मंदिर में साथ साथ भजन करती हैं। गांव की औरतें उन्हें देखकर सीखती हैं कि रिश्तों में अगर सच्चाई और पश्चाताप हो तो सबसे कठोर दिल भी पिघल सकता है। जहां एक ओर साजिशें थीं, वहीं दूसरी ओर एक माँ का विश्वास था। जो किरण कभी अपनी सास की जान लेना चाहती थी, वहीं अब उसकी छाया बन गई है। क्योंकि सच्चाई को जितनी भी देर से पहचाना जाए,
वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। गांव में मंदिर की घंटियां अब रोज गूंजती थी। सावित्री देवी और किरण एक साथ भजन गाती, सफाई करती और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता सिखाती। गांव वालों की नजरों में किरण अब पाप से पुण्य की ओर लौटी एक बहू बन चुकी थी। अरविंद ने माँ से कहा, माँ, किरण अब सच में बदल गई है। शायद आप जो कर रही थी वही सही था। सावित्री ने शांत हंसी के साथ जवाब दिया, हर मनुष्य में बदलाव की गुंजाइश होती है, बस समय और सच्चे पश्चाताप की जरूरत होती है। पर सावित्री को क्या पता था कि ये परिवर्तन केवल दिखावा था, एक और गहरी साजिश की तैयारी। एक रात जब सावित्री देवी मंदिर में पूजा करके लौट रही थी, उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पीछे मुड़ी, कोई नहीं। पर दूसरे दिन मंदिर की दान पेटी टूटी हुई मिली और एक पत्र रखा था, तेरा भगवान भी तुझे अब नहीं बचा सकेगा। तुझे तो हमने माफ कर दिया था, पर तूने हमसे सब छीन लिया। रमेश जी को खबर दी गई। उन्होंने फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक किया। इस बार साफ दिखा, किरण देर रात मंदिर में गई थी। पर जब उससे पूछा गया, वो बोली, मैं तो सिर्फ सफाई करने गई थी, मुझे किसी खतरे का कोई पता नहीं। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति घर पर आया, हाथ में एक फाइल थी। मैं दीपक मेहरा का भाई हूं, मेरे पास एक दस्तावेज है जो आपको जानना चाहिए। फाइल में एक पुरानी वसीयत की कॉपी थी, जिसमें लिखा था, सावित्री देवी की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति उनकी बहू किरण को मिलेगी। सावित्री चौंक गई, ये दस्तावेज तो मैंने कभी साइन नहीं किया। वो व्यक्ति बोला, दीपक और किरण ने आपकी फर्जी साइन से ये बनवाया था। अब बात साफ हो चुकी थी, किरण का बदलाव केवल एक दिखावा था, ताकि वो फिर से प्लान बना सके। इस बार सावित्री देवी ने चुप रहने का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने किरण को सामने कुछ नहीं कहा, बल्कि खुद एक नई चाल चली। उन्होंने मंदिर में लगी नई सीसीटीवी का कैमरा किरण के कमरे की ओर मोड़ दिया और एक महिला जासूस मीना को अपनी सहेली बनाकर घर में काम पर रख लिया। मीना ने 2 दिनों में ही बताया, किरण रोज रात किसी से फोन पर बात करती है और वो कहती है, अगली बार माँ बचेगी नहीं, ये बार 100% पक्का है। मीना ने बताया कि किरण अब भोजन में कोई सफेद पाउडर मिलाने लगी है। सावित्री को शक हुआ, लेकिन उन्होंने खाना खाकर कुछ नहीं कहा। रात में वो चुपचाप डॉक्टर से चेकअप करवाने गई और रिपोर्ट आई, भोजन में धीमा जहर मिला है जो धीरे धीरे शरीर को खत्म करता है। अगले दिन सावित्री ने नाटक किया। वो पूजा करते वक्त बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा गांव दौड़ पड़ा। अरविंद और किरण भी घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया गया, पर वो डॉक्टर कोई और नहीं, मीना का भाई था जो सब सेटअप में शामिल था। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, ये जहर खाने से हुआ है, लेकिन सौभाग्य से बचा लिया गया है। किरण के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी सावित्री उठी और बोली, अब बोलो बेटा, और क्या प्लान था? इंस्पेक्टर रविंद्रा पहले से ही मौके पर थे। उन्होंने सीसीटीवी, डॉक्टर की रिपोर्ट, मीना की गवाही और जहर के पैकेट के साथ किरण को गिरफ्तार किया। इस बार किरण चुप थी। अरविंद अब पूरी तरह टूट चुका था। माँ, मुझे माफ कर दो, एक बार फिर मैं धोखा खा गया। सावित्री ने कहा, बेटा, मैं तुझे दोष नहीं देती, पर अब तेरी जिंदगी में फिर से वही औरत नहीं आनी चाहिए। किरण को कोर्ट में पेश किया गया। 3 साल की सजा मिली और सारी प्रॉपर्टी सावित्री के नाम पर रही। गांव में लोग अब सावित्री को मंदिर की देवी कहते हैं। सावित्री ने वो जमीन जिसे लेकर साजिशें हुईं, एक महिला स्वयंसेवी संस्था को दान कर दी। अब वहां महिलाओं का प्रशिक्षण केंद्र बना है। धोखा, साजिश और क्षमा, इन सब के बीच एक माँ ने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। दुनिया ने उसकी दयालुता को कमजोरी समझा, लेकिन वही दयालुता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कभी कभी क्षमा भी एक हथियार बनती है, जो उस इंसान को असली रूप में सामने लाने के लिए प्रेरित करती है। जब बहू ने क्षमा को भी अपना हथियार बनाया, तो माँ ने चुपचाप इंसाफ की योजना रची। सच्चाई धीरे धीरे सामने आई और एक और साजिश की परत खुली। अंततः सत्य और न्याय की जीत हुई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए प्रेस कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।